नमस्कार, आइए अब डालते हैं एक एक मिनट में सभी खबरों पर नजर, पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ। बरेली में लव जिहाद को लेकर हंगामा देखने को मिला, जहां हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने किला थाने पहुंचकर हंगामा किया और थाने में रखी कुर्सियां तोड़ डाली, जिसको लेकर पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं जिस लड़की को लेकर यह हंगामा हुआ, उसने एक वीडियो जारी कर पुलिस से अपने पति और उसके ससुराल वालों की सुरक्षा की गुहार लगाई। मम्मी पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करें और उनको छुड़वा दें। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है कि उनके मम्मी पापा को आप छोड़ दें और कोई भी केस ना बनाएं, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से आए और हम लोगों ने अब शादी भी कर ली है। वहीं पुलिस इस मामले में लड़की की बरामदगी की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक लड़की ने घर से भागकर गैर समुदाय के लड़के से शादी कर ली। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है। 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों में एक नाबालिग है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब सीबीआई की टीम एक आरोपी के घर पूछताछ के लिए गई थी, जहां आरोपी की हाई स्कूल की मार्कशीट मिली, जिसके बाद सीबीआई ने घटना से जुड़े सभी सस्पेंडेड पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। वो रख की नहीं, क्यों चुप थे आप? बच्चा नाबालिग था तो क्यों? गाड़ी करी जब मैंने नहीं करी थी। चंदपा थाना इलाके के बुलगड़ी गांव में युवती के साथ दरिंदगी मामले में शुरुआत से ही पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में रही है। अब इस मामले में पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई है। अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है। बावजूद इसके पुलिस ने बिना छानबीन के उसे जेल भेज दिया, जबकि कानून के मुताबिक उसे बाल सुधार गृह भेजा जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, आरोपी की पहचान भी उजागर कर दी गई। गौरतलब है कि 9 दिनों से सीबीआई टीम इस मामले में तेजी से जांच में जुटी हुई है। वहीं एसआईटी भी अपनी जांच रिपोर्ट बुधवार को शासन को सौंप सकती है। आगरा में ताजमहल प्रदूषण की मार झेल रहा है। जो ताजमहल कई किलोमीटर दूर से साफ नजर आता है, आज कुछ मीटर की दूरी पर भी साफ नजर नहीं आ रहा है। आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और ऐसे में आगरा का जो मशहूर ताजमहल है वह अब किला से ठीक से नहीं नजर आता। आप देख सकते हैं ये धुंध का असर है। ताजनगरी में जिस तरह से दिन भर धुंध छाई रहती है, उसका सीधा कारण प्रदूषण है। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शुमार आगरा में धूल और धुएं की वजह से ताजमहल साफ नजर नहीं आ रहा है। किले के पास ही सरकारी गार्डन है, जहां से पर्यटक ताजमहल और किला एक साथ देखा करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अभी से ही हाल ये हो गया, जबकि अभी सर्दी की दस्तक हुई है, लेकिन ताजमहल ओझल नजर आता है किले से, जबकि इसी किले से शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे। लेकिन प्रदूषण ने स्थिति इतनी खराब कर दी है कि आगरा किला और ताजमहल साथ देखने की चाहत से किले के सामने उद्यान में आने लोगों को अब निराश होना पड़ रहा है। 3500 करोड़ के बाइक बोट घोटाले में ईओडब्ल्यू की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ की ईओडब्ल्यू शाखा ने बाइक बोट के डायरेक्टर ललित को गिरफ्तार किया। ये नोएडा के 56 मामलों में वांटेड चल रहा था। ललित पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। दरअसल बाइक बोट घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू की मेरठ शाखा को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 20 आरोपियों में से 12 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि लोक लुभावन स्कीम का ऑफर देकर हजारों लोगों के पैसे ठग लिए गए। बाइक बोट कंपनी ने लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए और एक मुश्त रकम लगाकर हर महीने मोटा मुनाफा कमाने के सपने दिखाए। कुछ दिनों तक कंपनी में काम चलता रहा और इसके बाद कंपनी अचानक बंद हो गई और प्रमोटर फ्रॉड करके फरार हो गए। नोएडा में इस मामले में करीब 56 FIR दर्ज की गई। वाराणसी के पाडिनी कन्या महाविद्यालय में वेद की पढ़ाई करने वाली बालिकाएं कराटे और ताइक्वांडो के गुर सीख रही हैं। संस्कृत और वेद की पढ़ाई करने वाली बटुक कन्याएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं, जिसका मकसद इन बच्चियों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करना है, जिससे महिला अपराध पर काफी हद तक रोक लग सके। हमारा मेन मकसद, इस मिशन का मेन मकसद है वुमेन को एम्पावर करना। हमें लड़कियों को बताना है कि उनके अंदर ही देवी है, जिनको उनको जागरूक करना है, उनको एम्पावर करना है, ताकि उनको अपनी सुरक्षा के लिए किसी की मदद ना लेनी पड़े। कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग 9 दिन तक चलेगी, जिसके बाद दूसरे स्कूल में ये कैंप लगाया जाएगा, जिससे दूसरी बच्चियों को भी अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इनके हाथ ही हथियार बन जाए, ताकि इनको किसी हथियार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनको हथियार देंगे तो क्रिमिनल बन जाएंगी, इससे अच्छा हम इनको हाथ को ही हथियार बना दें। यूपी में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है। तो अब यूपी में बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की मुहिम भी चल रही है। गाजीपुर में मामूली विवाद ने गृहस्थी को उजाड़ दिया। घरेलू कलेश की वजह से पहले युवक ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया और उसके बाद खुद फांसी लगा ली। युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना करंडा थाना इलाके के बड़सरा की है।
जहां चंदौली के रहने वाले संतोष अपनी पत्नी कविता को उसके मायके नंदगंज से लेकर घर आ रहा था। इस बीच दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि संतोष ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कविता गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बाद में उसने पेड़ पर फंदा लगाकर खुद भी फांसी लगा ली और पति पत्नी के बीच हुई वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी की हालत थोड़ा आउट ऑफ डेंजर तो थी, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए इनको बनारस भेज दिया गया है। इस संदर्भ में पत्नी और उसकी मां की तहरीर पे थाना करना में एक अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे वाराणसी रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों के पास से लाइसेंसी बंदूक। हर्ष फायरिंग का ये मामला ललौली थाना क्षेत्र के दतौली गांव का है, जहां तिलक समारोह में 2 युवक हर्ष फायरिंग कर रहे थे, जिसमें से एक युवक बंदूक से फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके पीछे बैठा युवक हाथों में तमंचा लेकर लोड कर रहा था। हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और इसके बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए। जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्र में एक शख्स को हर्ष फायरिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम धर्मेंद्र सिंह और छोटे सिंह है, जिसने अपने लाइसेंसी हथियार से एक समारोह में हर्ष फायरिंग की थी। आरोपी गिरफ्तार है, साथ ही असलहे को जमा कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हर्ष फायरिंग में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, जिसके बाद हर्ष फायरिंग पर पाबंदी लगाई गई। बावजूद इसके हर्ष फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फतेहपुर जिले के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में घटना के 24 साल बाद फैसला सुनाया गया। अपर एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 3 ने मर्डर केस का फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 1996 में हुए हत्या के मामले में एक पक्ष की ओर से 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं बाकी 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं 307 में नामजद हुए एक दूसरे पक्ष के 5 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया है। आपको बता दें कि जिले के 2 रसूखदार परिवारों के बीच ये विवाद था, जिसमें 6 अगस्त 1996 को फतेहपुर के बस स्टॉप में 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी। इस गोलीकांड में एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई थी। गोलीकांड के पीछे की वजह वर्चस्व की जंग थी। वहीं 24 साल बाद आए फैसले से वादी पक्ष में खुशी का माहौल है। कानपुर में बीएसपी नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव के चलते दोनों ने सरेंडर किया है। तो उनके अन्य ठिकाने पता चल रहे थे, उनके सहयोगियों के वहाँ पे दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में उन्होंने कोर्ट में आज सरेंडर किया है। एक का नाम सऊद अख्तर है, दूसरे का नाम महफूज अख्तर है। आपको बता दें कि 20 जून को चकेरी के जाजमऊ इलाके में बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश में कई नाम सामने आए थे, जिनमें 2 सगे भाई महफूज अख्तर और सऊद अख्तर भी शामिल थे। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए दोनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर लिया। सरेंडर के बाद आरोपी महफूज अख्तर ने उसे सियासी साजिश बताया। राजनीतिक तहत मुझे फंसाया गया है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रदेश सचिव हूँ। प्रयागराज पुलिस ने एक ऐसे प्रेमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो पहले अपनी प्रेमिका को घर से भगाकर गुजरात ले गया। लेकिन जब प्रेमिका के परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया तो उसके सिर से प्यार का बुखार उतर गया और वो अपनी प्रेमिका को घर वापस लौटने को कहने लगा। लेकिन जब युवती नहीं मानी तो उसने प्रेमिका की हत्या कर दी। मतलब आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, इसलिए काम नहीं मिल रहा था। मतलब आईडी प्रूफ न होने के कारण हत्या किया। मामला प्रयागराज के यमुना पार का है, जहां खुरमा गांव की रहने वाली युवती 29 सितंबर से संदिग्ध हालत में अपने ननिहाल से गायब हो गई, जिसका शव गुजरात के वलसाड़ स्थित वापी में मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विजय शंकर को मेजा इलाके से गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति इस महिला को भगाकर गुजरात ले गया था। गुजरात में वहां पर ले जाकर इसकी गला काटकर हत्या की गई। हत्या करने के पश्चात इसकी लाश को पुलिस के द्वारा वापी टाउन थाने के अंतर्गत जिला वलसाड़ में बरामद किया गया तथा पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। बाद में इस अपराधी को विजय शंकर पुत्र राजेंद्र प्रसाद, इसको थाना मेजा से गिरफ्तार किया गया है। एटा में घरेलू विवाद में फौजी की पत्नी को छत से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। पड़ोसियों की मदद से घायल महिला को जिला हॉस्पिटल लाया गया।
जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने आगरा रेफर कर दिया है। वहीं महिला के साथ हुई घरेलू हिंसा की सूचना पर उसके परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे। महिला के परिजनों के मुताबिक महिला को उसके ससुरालियों ने मारपीट करने के बाद छत से धक्का दिया है। जेठ ने जेठानी ने उसको बहुत बुरी तरह मारा है, पूरे परिवार ने मारा है। छत पे थे, उसे धक्का दिया, नीचे गिरा दिया। अच्छा। हाँ, उसे बहुत मारा, हाथ पैर उसके फोड़ दिए, सिर फोड़ दिया, बहुत बुरी तरह से। बताया जा रहा है कि फौजी का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसे लेकर ससुराल पक्ष के लोग फौजी की पत्नी से आए दिन मारपीट करते हैं, साथ ही उसे खाना भी नहीं देते हैं। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बरेली की जिला जेल में इन दिनों रामलीला का मंचन हो रहा है। जेल में बंद कैदी ही रामलीला के किरदार निभा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जेल के भीतर इस रामलीला का मंचन जारी है। कैदी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना सीख रहे हैं, तो रावण की बुराई से दूर रहने की कसम खा रहे हैं। लोगों को रावण से ये सीख लेना चाहिए कि गलत काम के लिए 1000 बार सोचना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, और शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। दरअसल कोरोना काल में जेल में बंद कैदियों की मनोदशा को ठीक रखने के मकसद से इस रामलीला का आयोजन किया गया है। आजकल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जेल में अंदर मुलाकात भी बंद है। बंदियों की मनोदशा जो है उसको बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि रामलीला के मंचन का कार्यक्रम कराया जाए। रामलीला के जरिए कैदियों में सुधार की उम्मीद जेल प्रशासन कर रहा है, तो बरेली की इस रामलीला की चर्चा पूरे यूपी में हो रही है कि कैदियों को कैसे अच्छे जीवन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में 7वीं बार देश की जनता से सीधा संवाद किया। करीब 12 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस, लॉकडाउन, वैक्सीन, त्योहारों का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से वायरस को लेकर सावधान रहने की अपील की। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश आज संभली हुई स्थिति में है, इसे बिगड़ने ना दे। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है उसे बिगड़ने नहीं देना है। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ।